हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सत्येंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए अध्याय के साथ आज की इस क्लास का हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी महानुभावों को, सभी सरस्वती पुत्रों को गुड इवनिंग। चलिए नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 3। जी हां, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जी, जिसके अंदर आप लोग पेरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी जो है वो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आवर्त सारणी। ठीक है ना? जी हां, बिल्कुल। आज एक नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय की, जो है हमारे पास अध्याय नंबर 3। एनसीईआरटी बुक के अंदर अध्याय नंबर 3 जो है उसका हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है ना? जी हां। चलिए, सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि नया चैप्टर चलने वाला है और चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। प्यार से कहेंगे पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। कौन सा क्लासिफिकेशन? पेरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। जी हां, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी हां। चलिए, है ना? अब ध्यान से सुनो। आप लोग इस चीज पर ध्यान देना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि कितने टॉपिक मतलब कितने तत्व आप लोगों को याद करने हैं, कितने याद कराऊंगा। मैं पूरी की पूरी पेरियोडिक टेबल बनाना, लिखना, ठीक है ना, सब चीजें करवा दूं। चलिए, पिछले वीडियोस नहीं देखे, ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। लगभग 80% तक तो आ जाएगा भाई। नया चैप्टर है, पहला ही दिन है, तो लगभग 80% तक तो आ जाएगा चैप्टर। बाकी थोड़ा थोड़ा पीछे की वीडियोस जो है वो देखते रहो ताकि और ज्यादा समझ में आ रहे। 80% भी बहुत बड़ा होता है। 80% छोटा मोटा रेशो नहीं है, बहुत बड़ा रेशो है। चलिए, तो कर दें चैप्टर का श्री गणेश शुभारंभ कर दें, है ना? चैप्टर का श्री गणेश करते हैं, शुभारंभ करते हैं। हाँ जी सर, ये चैप्टर क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप 10th में पढ़ चुके हैं, मगर यहाँ बहुत सारी चीजें नई और बहुत सारी चीजें जो हैं, ठीक है, वो आप लोग आधुनिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को इस चीज की परिचय करा देता हूं। ठीक है ना? सब चीज से पहला तो मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में परिचय करा देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर के अंदर आवर्त सारणी बनाने से पहले जो असफल हुए लोग जो हैं, ठीक है ना, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें बनाई कि वो असफल हुए। ठीक है, पहली चीज। दूसरे नंबर पर उनकी कमी, क्या क्या कमी रह गई, उन कमियों को पढ़ने वाले हैं। फिर मेंडलीफ की पेरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हेनरी मोजले मतलब आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? और उसके पश्चात लास्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे तत्वों के गुणों में आवर्तिता जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब कि कुछ गुण होते हैं जैसे परमाणु त्रिज्या, जैसे विद्युत ऋणता, ठीक है जैसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो मैं आप लोगों को आप ये बता देता हूं, ठीक है, कि बिल्कुल श्यावर रामचंद्र की जय, कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी क्या होती है।
आवर्त सारणी। ये हमें सबको पता होना चाहिए कि भाई पेरियोडिक टेबल आखिर होती क्या है। ठीक है, तो देखो सखा, वास्तविक रूप में अगर पेरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो है क्या पेरियोडिक टेबल? तत्वों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करने पर, ठीक है ना, ठीक है, क्या कह रहे हैं, तत्वों को वर्गीकृत रूप से व्यवस्थित करने पर जो सारणी प्राप्त होती है वो कहलाती है आवर्त सारणी। क्या कहा हमने? कहा तत्वों को वर्गीकृत रूप से व्यवस्थित करने पर प्राप्त सारणी, ठीक है ना, क्या कहलाती है? आवर्त सारणी कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्त सारणी कहलाती है। ठीक है ना, सिंपल बात यह है। मगर आवर्त वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, मतलब आवर्त सारणी बनाने की आवश्यकता क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, वर्गीकरण की आवश्यकता, तत्वों के किसकी आवश्यकता? वर्गीकरण की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? वर्गीकरण की आवश्यकता। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। तो यही हम लोग जानने वाले हैं कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता थी क्या। तो पहली चीज ये समझो सखा कि जो सन 1800 था ना, कौन सा? सन 1800। तो सन 1800 में ज्ञात तत्वों की संख्या थी मात्र 31। 1865 में 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है ना, 1800, देखो ट्रिक वगैरह सब बताऊंगा, उस बाद की बात है, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, बीच में चू चपाट करने की जरूरत नहीं है। जब ट्रिक आएंगी तब ट्रिक भी पढ़ाई जाएंगी, समझ गए ना, बीच में चू चपाट नहीं करना है। जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो आराम से, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, बीच में टेंशन मत लो और मत दो, बस सीधा रूल है। डाउट में रहने नहीं दूंगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना नहीं है, आपको केवल पढ़ना है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। कब की बात कर रहा हूं? सन 1800 की। कितने तत्व ज्ञात थे? 31 एलिमेंट ज्ञात थे। फिर आगे बात करें 1865 की, ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63। कितने? 63। मगर लाड लो, वर्तमान समय आज 2 अगस्त 2023 को कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 118 ज्ञात तत्व है। 118 एलिमेंट जो है वर्तमान में प्राप्त है। मगर अगर 118 तत्वों के अलग अलग अध्ययन करोगे, क्या कहा? 118 तत्वों का अलग अलग अध्ययन करोगे तो भाई साहब बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए क्या किया गया सखा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया गया। और जब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया गया तो एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा गया, जिसके पश्चात क्या, एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। और जब इन्हें एक साथ रखा गया तो उसके बाद ये स्पष्ट हो गया, ये पता चल गया, ये क्लियर हो गया कि हम लोग इनके गुणों का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। मतलब ये कि तत्वों के गुणों का आसानी से अध्ययन करने के लिए इनका वर्गीकरण किया गया। क्या? तत्वों के गुणों का आसानी से सरलता पूर्वक अध्ययन करने के लिए इनका वर्गीकरण किया गया, बस।
तत्वों के गुणों का सरलतापूर्वक एवं आसानी से अध्ययन करने के लिए क्या किया गया? इनका वर्गीकरण किया गया। कौन सा वर्गीकरण किया गया? आवर्त वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया? इनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है ना जी। देखो आप कह रहे हो कि सर मैं नया हूं, मैं थर्ड चैप्टर से पढ़ूं। बिल्कुल आप थर्ड चैप्टर से पढ़ते रहो। पीछे जो है आप क्लास खत्म होने के बाद जो और चैप्टर्स पहले वाले चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो को स्पीड में बढ़ाकर पीडीएफ से नोट्स बनाकर पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, सिंपल बात है। तत्वों के गुणों का आसानी से अध्ययन करने के लिए क्या किया गया? इनका आवर्त वर्गीकरण कर दिया गया। ठीक है ना भाई, सिंपल समझो ना, पेरियोडिक टेबल बना दी तो सभी तत्वों का एक साथ अध्ययन हो जाएगा। मगर सोचकर देखो एक बात कि अगर मैं, रविकांत सर, खेताराम सर, ठीक है, और जो कृष्णकांत सर हैं वो, ठीक, और जो और टीचर्स हैं जो आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनके लिए आपके घर घर आकर एक एक को पढ़ाते तो कितना टाइम लग जाता, कितना सारा टाइम लग जाता। इसीलिए हमने क्या किया, एक ऐप बनाया, उसके अंदर आप लोगों का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया और फटाफट सबको एक साथ पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, है ना। राजस्थान के स्टूडेंट भी पढ़ाते हैं हम, बिहार के भी पढ़ाते हैं, हरियाणा के भी पढ़ाते हैं, एमपी के भी पढ़ाते हैं, यूपी के भी पढ़ाते हैं, झारखंड के भी पढ़ाते हैं, हिमाचल के भी पढ़ाते हैं, ठीक है, पंजाब के भी पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। ठीक है ना, सिंपल है, बिल्कुल पढ़ सकती हो मधु आप, हाँ बिल्कुल पढ़ सकती हो। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। तो ये आवर्त वर्गीकरण की आवश्यकता है। आवर्त वर्गीकरण की अगर हम लोग बात करें तो देखो डोबे राइनर, न्यूलैंड, लोथरमेयर, मेंडलीव, इन सब ने जो परमाणु भार है ना, ठीक है, परमाणु भार जो है उनके आधार पर, ठीक है, क्या, उनके आधार पर क्या किया, आवर्त सारणियों का निर्माण किया। वहीं आगे की बात करें तो उसके बाद जो हेनरी मोजले है उसने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, और लाडलो हेनरी मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, उस आवर्त सारणी का जो आधार है, वो बेस जो है उस आवर्त सारणी का, वो क्या है जी, वो है परमाणु क्रमांक। तो सबसे पहले आवर्त वर्गीकरण किया डोबे राइनर ने, डोबे राइनर ने दिया त्रिक नियम। इसके बाद, है ना, ठीक है, चलो डोबे राइनर के बाद, हाँ ओके, डोबे राइनर के बाद न्यूलैंड, लोथरमेयर, ठीक है, इन सब ने, फिर मेंडलीव, फिर आधुनिक आवर्त सारणी। तो स्टार्ट करते हैं। और यहां पर मैं आपको यह भी बता देता हूं क्या, कि सर्वप्रथम वर्गीकरण तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास, वर्गीकरण का प्रयास किसने किया भाई साहब? डोबे राइनर ने किया। किसने किया? डोबे राइनर ने किया। सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किसने किया? डोबे राइनर ने किया। ठीक है ना जी, हाँ सिंपल बात है। ये अपने पास वॉल्यूम कम कैसे आ सकती है, वॉल्यूम तो बढ़िया है एकदम।
चलिए, किसने किया? डोबेराइनर ने किया। अब डोबेराइनर ने क्या किया? डोबेराइनर ने नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं? डोबेराइनर का त्रिक नियम। क्या है त्रिक नियम वो सुनो, हेडिंग डाल दो डोबेराइनर का त्रिक नियम, और फिर बात करेंगे डोबेराइनर के त्रिक नियम की। डोबेराइनर का त्रिक नियम, ट्राइड लॉ बाई डोबेराइनर। कौन सा लॉ? ट्राइड लॉ बाई डोबेराइनर। ठीक है, डोबेराइनर का त्रिक नियम जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और डोबेराइनर के त्रिक नियम में हम एक दो चीजें आपको ये बता देते हैं। जैसे जैसे यहां एक शब्द का प्रयोग हुआ है ट्राइड, त्रिक। त्रिक को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइड, और ट्राइड जो शब्द है इसका मूल अर्थ क्या होता है? इसका मूल अर्थ होता है ग्रुप ऑफ थ्री। इसका मूल अर्थ क्या होता है? ग्रुप ऑफ थ्री, तीन का समूह। क्या है? ग्रुप ऑफ थ्री, मतलब तीन का समूह। अब आप कहोगे सर तीन क्या? तीन कुछ भी हो। तीन पेनों का समूह ट्राइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्राइड कहलाएगा। तीन पुस्तकों का समूह ट्राइड कहलाएगा। तीन तत्वों का समूह ट्राइड अर्थात त्रिक कहलाएगा। ठीक है, तीन ग्लासों का समूह भी ट्राइड कहलाएगा। तीन स्टूडेंट का समूह भी ट्राइड कहलाएगा। तीन बैग अगर एक साथ रखें तो वो भी त्रिक कहलाएगा। ठीक है ना, तीन टीचर एक साथ हैं तो वो भी ट्राइड है। आपके भाई मेन जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट तीन ही तो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये तीन सब्जेक्ट है, तो ये तीनों क्या है? ट्राइड है। ग्रुप ऑफ थ्री जो होता है उसे क्या कहते हैं? हम ट्राइड कहते हैं। और डोबेराइनर ग्रुप ऑफ थ्री के अंदर क्या बताते हैं? ये कहते हैं कि तत्वों को यदि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक त्रिक में पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार जो होता है उसका औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। किसके? दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होगा। यह बताया किसने? डोबेराइनर ने। किसने? डोबेराइनर ने। तो सुनो डोबेराइनर क्या कहते हैं। डोबेराइनर ये कहते हैं कि त्रिक में जो इनका ट्राइड है उस ट्राइड में द्वितीय तत्व का परमाणु भार कौन सा भार? परमाणु भार। ये किसके बराबर होगा? त्रिक में द्वितीय तत्व का परमाणु भार जो होगा ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा औसत के। औसत किसका? प्रथम तत्व का परमाणु भार परमाणु भार प्लस तीसरे तत्व का परमाणु भार। और औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है ना? जी हां, हां, क्या? जी हां, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ये होता है। तो यही तो क्या कहते हैं डोबेराइनर। डोबेराइनर यहां यही बात कहते हैं कि प्रत्येक त्रिक में दूसरे तत्व का परमाणु भार प्रथम तत्व के परमाणु भार तथा तृतीय तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। तृतीय तत्व के
परमाणु भार के औसत के कैसा होता है, लगभग बराबर होता है। कैसा होता है, लगभग बराबर होता है। और यही हमने ऊपर सूत्र में लिखा हुआ है। क्या लाडलो, यही हमने ऊपर सूत्र के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या कहा, बाद में इन्होंने ये कहा कि भाई त्रिक बना देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कुल 3 त्रिक बनाए। ठीक है ना, क्या इन्होंने क्या किया, कुल 3 त्रिक बनाए। कितने त्रिक बनाए, 3 त्रिक बनाए। ठीक है, डोबे राइनर ने कुल कितने त्रिक बनाए, 3 त्रिक बनाए। कितने त्रिक बनाए डोबे राइनर ने, कुल 3 त्रिक बनाए। ठीक है, अब डोबे राइनर ने जब कुल 3 त्रिक बना लिए हैं, 3 इन्होंने त्रिक बनाए, तो इनके त्रिक कौन कौन से थे वो समझो। मैं आपको इनके त्रिक बता देता हूं कौन कौन से हैं, तीनों के तीनों। इधर लिखेंगे प्रथम त्रिक, इधर तत्व और तत्व का परमाणु भार, और यहां तक आ जाएंगे अपने तीनों तत्व। एक तत्व आ जाएगा इसमें, एक तत्व आ जाएगा इसमें, और एक तत्व जो है वो आ जाएगा इसमें। इसमें 3 तत्व आ जाएंगे। तो यहां अपन इनका सेपरेशन कर देते हैं। देखो यहां लिखते हैं प्रथम त्रिक। पहला ट्राइड क्या कहता है लाडलो, पहले त्रिक में कौन कौन से तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, ओहो, यहां लिखेंगे तत्व, यहां लिखेंगे परमाणु भार। कौन कौन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार होता है 7, कितना, 7। दूसरे नंबर पर बात करें सोडियम का परमाणु भार कितना, 23। तीसरे नंबर पर बात करें तो पोटेशियम का कितना, 39। डोबे राइनर का नियम क्या कहता है वो बताओ मुझे। डोबे राइनर का नियम ये कहता है कि द्वितीय तत्व का परमाणु भार मतलब Na का परमाणु भार बराबर होगा किसके, 7 पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के, बटे में कितना, 2। जोड़ कर देखो Na का परमाणु भार कितना है, इतना ही आना चाहिए। कितना, 46/2। कितना सका, 46/2। 46/2 का मतलब क्या हो गया, बोलो। 46/2 का मतलब क्या हो गया, 23। बोलो हाँ के ना, 23 आ रहा है। ठीक है, यहां तो एग्जैक्ट बराबर आ रहा है, जबकि डोबे राइनर ने तो क्या कहा था, लगभग बराबर आएगा। एग्जैक्ट बराबर आया भाई साहब, एग्जैक्ट। ठीक है ना, जी हाँ। वहीं दूसरे नंबर पर बात करते हैं दूसरा त्रिक। एक और त्रिक लेते हैं, क्या करते हैं, एक और त्रिक लेते हैं। एक तत्व इसमें आएगा, एक तत्व इसमें आएगा, एक तत्व इसमें आएगा। द्वितीय त्रिक, सेकंड ट्राइड। एक तरफ लिखेंगे तत्व,
एक तरफ परमाणु भार, दूसरा जो इसका ट्राइड है वो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। क्या? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये कैसे किया है? भाई हमने नहीं किया, ये सूत्र लगाया, प्रथम तत्व का परमाणु भार बटे प्लस द्वितीय तत्व का परमाणु भार बटे में 2, ये सूत्र लगाया है। ठीक है ना? इसमें 3 तत्व हैं, कौन से? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक, इसका है 40 परमाणु भार, इसका है 88 और इसका है 137। ये याद रखने पड़ेंगे, फिक्स है। ठीक है, अब क्या करना है? करना वही है जो नियम कहता है। नियम कहता है कि स्ट्रोंशियम का परमाणु भार कितना होगा? पहले और तीसरे परमाणु भारों के औसत के बराबर। ठीक है, तो स्ट्रोंशियम का परमाणु भार, किसका परमाणु भार? स्ट्रोंशियम का परमाणु भार, ये बराबर देखो किसके हो जाएगा? इनको जोड़ो, 177 बटे 2, भाग दोगे तो 8, वापस से कितना? 8.5। बोलो लगभग इसके बराबर है या नहीं? कैसा है? लगभग बराबर है। और उसने यही कहा था लगभग बराबर होगा। क्या होगा? लगभग बराबर होगा। तीसरे पर बात करते हैं। थर्ड त्रिक, कौन सा त्रिक? तीसरा त्रिक। तृतीय त्रिक। ठीक है, थर्ड त्रिक। और तीसरा त्रिक क्या है भाई साहब? तीसरे त्रिक में एक तो है तत्व और इधर है परमाणु भार। कौन सा भार? परमाणु भार। ठीक है, और इसमें अगर जब हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब प्रश्न वही, क्या कि क्लोरीन का परमाणु भार कितना? ठीक, तो क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5, ब्रोमीन का कितना? 80 और आयोडीन का कितना? 127। ठीक है, कितना? 127। चलिए, मैंने आज ही कोर्स खरीदा है तो पहले कौन सी क्लास देखूं? जो आज चल रही है पहले वही देखो, यहीं से शुरू करो भाई। ठीक है, यहीं से शुरू करो। हाँ, देखो कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना अपने को तो क्या करना है? जैसे जैसे कहा है। दूसरा था तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का मास कितना होगा? 35.5 प्लस में 127 बटे 2, 35.5 बटे प्लस में 127 बटे 2। तो ब्रोमीन का परमाणु भार जो है ये इसके बराबर होना चाहिए लगभग। मैं लगभग का चिन्ह पहले से लगा देता हूं। तो देखो 0.5 तो आ गया, 7 और 5 12 का, 2 का हासिल 1 है। ठीक है जी, 12 और 3 15 और 1 16 हो गया। कितना हो गया? 16। इसको करोगे तो 81.25 है, जो कि लगभग 80 के बराबर ही है। ठीक है ना? जी हाँ, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर ये तत्व कैसे लिखे जा रहे हैं? तो ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये कौन लिख रहा है? ये लिख रहा है कौन? जी हाँ, जिसका नाम है डोबे राइनर। डोबे राइनर ने ये बताए थे कि ये 3 त्रिक हैं, इन तीनों त्रिकों के माध्यम से हम लोग सब चीजों को ज्ञात कर पाते हैं। देखो ये लगभग, मतलब ये 23 आया, ये लगभग 88 आया और ये लगभग 80 आ रहा है, 81.25। तो कहते हैं लगभग बराबर है। इसलिए आगे की बात सुनो। इन्होंने जब नियम दिया, क्या सखा? इन्होंने जब नियम दिया, ठीक है जी हाँ, 81.25, 5 नहीं 81.25,
वो था 1829, 1829। कब दिया लाडलो इन्होंने नियम? 1829। 1829 में जब ये अपना नियम देते हैं उस समय, जी हां, जो टोटल तत्व थे वो 31 से ज्यादा ज्ञात थे, मगर ये जो हैं, हाँ जी, केवल 9 तत्वों पर ही इनका नियम लागू हो पाया। इसलिए इनका नियम संयोग मात्र मानकर, या फिर एक यूं कह सकते हैं कि असफल नियम मानकर छोड़ दिया गया कि रहने दो यार, ज्यादा ध्यान मत दो। क्यों? क्योंकि टोटल 31 में से 9 ही तत्वों पर बात कर पाए। और कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि सर कुल कितने त्रिक हैं? तो हमने पहले ही बताए हुए हैं त्रिकों की संख्या। क्या हमने पहले ही बताई हुई है? किसकी संख्या? त्रिकों की संख्या। चलिए फटाफट करके नोट करो, शुरू करते हैं। चलिए तो ये और नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल मुझे समझ में आ गई भाई बात कि तो आप लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है। कोई पूछ रहा है सर ये 1829 क्या है? ठीक है, 1829 जो यहाँ लिखा है
ये सन है जब डोबे राइनर ने क्या दिया, ये वो सन है मेरे सखा जब डोबे राइनर ने अपनी त्रिक नियम बताया। ठीक है ना, ठीक जी। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने दी थी, आएगी तब पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करनी है। चलो इसको और नोट कर लो, तीनों जो त्रिक हैं उनको। तो ये नियम जो है वो असफल रहा था, इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से समझा लें। ठीक है ना, जी हाँ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए, 9 तत्व के अलावा और तत्व नहीं हो सकते क्या? नहीं संगीता बेटा, और तत्वों को वो कर ही नहीं पाए, मेरी गलती नहीं है। ठीक है ना, जी हाँ, हाँ चलिए, बिल्कुल आ चुका हूं मैं, यही हूं। इसके बाद देखो अगली बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो पेरियोडिक टेबल दी थी वो की थी डी चैन कर्टोइस ने। ठीक है ना, आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल दूसरे नंबर पर बात करते हैं डी चैन कर्टोइस। टॉइस द्वारा वर्गीकरण, किसने क्लासिफिकेशन किया? डी चैन कर्टोइस ने वर्गीकरण किया था। किसने? डी चैन कर्टोइस ने वर्गीकरण किया। लाडलो, पहला प्रश्न यही है कि सर डी चैन कर्टोइस जो है इन्होंने वर्गीकरण कब किया? ठीक है ना, जी हाँ, चलिए कोई बात नहीं सुमित, यहां बहुत कुछ समझ में आएगा। डी चैन कर्टोइस का वर्गीकरण जो है ये है सन 1862 का, 1862। डी चैन कर्टोइस ने जब वर्गीकरण किया तो लाडलो, ठीक है, जब इन्होंने वर्गीकरण किया, ठीक, तो उन्होंने क्या किया? एक वृत्ताकार पेरियोडिक टेबल बनाई। ठीक है ना, जी हाँ, परमाणु भार को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके वृत्ताकार परमाणु जो आवर्त सारणी वो बनाई, जिसमें तत्वों के गुणधर्मों की आवर्ती पुनरावृत्ति को प्रदर्शित किया गया। मगर ये पेरियोडिक टेबल सफल नहीं हो पाई। ठीक है ना, चलिए क्या कहा? डी चैन कर्टोइस ने क्या कर दिया? तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखकर
भार के क्रम में रखकर, किसके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट रखकर क्या किया, वृत्ताकार आवर्त सारणी बनाई। कैसी आवर्त सारणी बनाई, वृत्ताकार आवर्त सारणी बनाई। कैसी आवर्त सारणी बनाई, वृत्ताकार आवर्त सारणी बनाई, जिसमें तत्वों की गुणों की, जिसमें जो तत्व हैं, तत्वों के गुणों की आवृत्ति पुनरावृत्ति जो है उसको प्रदर्शित किया। ठीक है ना, आवृत्ति पुनरावृत्ति मतलब तत्वों के गुणों का जो रिपीट होना है, सॉरी ये वाली आवृत्ति नहीं, आवृत्ति मतलब दोहरान, आवर्ती पुनरावृत्ति मतलब तत्वों के गुणों के दोहरान को, बार बार सेम टाइप का जो गुण है वो आ रहा है उसको प्रदर्शित किया, किंतु यह वर्गीकरण असफल रहा। किंतु क्या, यह वर्गीकरण असफल रहा, ये क्लासिफिकेशन जो है वो फेल हो गया। असफल रहा। कैसा रहा, असफल रहा। ठीक है ना जी सर, ये चलो फटाफट से इसको हाँ बिल्कुल बताते हैं। देखो क्या किया उन्होंने, एक वृत्ताकार आवर्त सारणी बनाई जिसमें तत्व जो है वो इस प्रकार से लिए, क्या तत्व जो है वो इस प्रकार से लिए कि उनके जो गुणधर्म है ना वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक के दूसरे में, दूसरे के तीसरे में, तीसरे के चौथे में, इस तरीके से जो गुणधर्म है वो क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। क्या हो रहे थे लाडलो, रिपीट। कैसे रिपीट हो रहे थे वो भी बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को। ठीक है, इनकी पैरियोडिक है ना, ये चैनकर टॉयस के द्वारा बनाए गए जो आवर्त सारणी है वो है। आप इस आवर्त सारणी को देखो एक बार, क्या करो, इस आवर्त सारणी को देखो एक बार, यह है वृत्ताकार आवर्त सारणी। अब आप लोगों के दिमाग में जो ये चल रहा है, ठीक है, आप लोगों के दिमाग में जो ये चल रहा है कि सर वृत्ताकार आवर्त सारणी में आवर्त तत्वों के जो गुणधर्म है उनका रिपीटेशन का मतलब क्या है, देखो इसके गुणधर्म इसके गुणधर्म इससे मिलेंगे, इसके इससे मिलेंगे, इसके इससे मिलेंगे, इसके इससे मिलेंगे, इसके इससे मिलेंगे। ठीक है ना, सिंपल। इसके इससे, इसके इससे, इसके इससे, इसके इससे, सिंपल। यहां 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 यहां, सिंपल। इस तरीके से चैनकर टॉयस जो है उसने अपनी पीरियोडिक टेबल जो है वो प्रस्तुत की। ठीक है ना जी हाँ, क्या जो चैनकर टॉयस जो है उसने अपनी वृत्ताकार जो पीरियोडिक टेबल है वो रिप्रेजेंट की। इस तरीके से होती है वृत्ताकार पीरियोडिक टेबल। कैसी, वृत्ताकार पीरियोडिक टेबल, है ना, सिंपल है भाई, बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर। और डी चैनकर टॉयस ने यही तो किया। क्या किया डी चैनकर टॉयस ने, डी चैनकर टॉयस यही तो कहते हैं कि तत्वों को बढ़ते क्रम में रखकर कैसी आवर्त सारणी बनाई, वृत्ताकार आवर्त सारणी बनाई। और जब लाडलो वृत्ताकार आवर्त सारणी बनाई तो उसमें कहा कि तत्वों के गुणों की आवर्ती पुनरावृत्ति को प्रदर्शित किया, मतलब एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रही है, एक की आ रही है फिर दूसरी आ रही है, तीसरे की आ रही है, चौथे की आ रही है। आपको ये याद नहीं रखनी है, ठीक है ना। हाँ, लगने में तो ये बहुत मस्त पेरियोडिक टेबल है, देखो ना कितनी प्यारी और शानदार लग रही है, ठीक है ना, कितनी प्यारी और शानदार लग रही है। चाहो तो इसको बना लेना अपनी नोटबुक में, नहीं बनाना चाहो तो मत बनाना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग न्यूलैंड के अष्टक नियम पर बात करें।
इसके बाद न्यूलैंड के अष्टक नियम पर बात करेंगे, मगर वो सारी बातें करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अभी समय हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। तो हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।